हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अफरोज इसी तरुण मित्र में आपका स्वागत है। खैर मकदम है, पेश हैं देश और दुनिया के हालात पर उर्दू अखबारों के तबसरे। तो खास खास तबसरों में अभी भी अमरीकी इजरायली हमलों को लेकर के ईरान की तरफ से जो जंग छिड़ी हुई है दोनों के बीच, ये अमेरिका ईरान जॉइंट हमले कर रहा है, ईरान उसका जवाब दे रहा है। लेकिन ईरान के हमले से इस वक्त बहुत ही भयानक रूप अख्तियार कर लिया है जंग ने। आज 8वां दिन हो रहा है। तो जंग के 8वें दिन जो है अब पूरा जो है मतलब पूरा दहल उठा है, पूरा सब तेहरान और आपका बैरूत खाली हो गया है। तेहरान में जो एकदम हाहाकार मचा हुआ है, तो इस जंग ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। लेकिन इसी बीच जंग के बीच ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बयान दिया है कि ईरान की जंग तभी खत्म करूंगा ईरान के खिलाफ जबकि वो हमसे बिना शर्त आत्मसमर्पण की बात करेगा। और इस तरीके से उनके इस बयान से लगता है कि आगे अब वो ईरान के साथ कोई समझौता वार्ता नहीं चाहते। और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो मैं ईरान के लोगों को जंग की उस तबाही और उससे बचाऊंगा और वहाँ पर जो है उसकी आर्थिक मदद करूंगा और एक अच्छी सरकार बनवाऊंगा। तो ट्रंप के इस घोषणा के बाद लोगों में हैरत जताई जा रही है कि एक तरफ तो ट्रंप ने खुद हमला करके ईरान को तबाही के रास्ते पर पहुंचाया है, वो इस तरीके की बात कर रहा है कि शांति का रास्ता हो। और उधर ईरान ने भी साफ कह दिया है, ईरान की तरफ से भी कह दिया गया है कि जंग तभी समाप्त होगी जब खुद अमेरिका इसराइल उससे इस बात को कहेगा कि हम जंग नहीं, अमन चाहते हैं। तो बहरहाल कुल ले दे के यहाँ ये है कि ईरान के हालात जब बदतर होते चले जा रहे हैं। अमेरिका और उससे इसराइल से जो जुड़े हुए और मुल्क हैं उनमें भी तबाही हो रही है, दिखाई दे रही है सामने। उधर जर्मनी ने भी साफ तौर पर मना कर दिया है कि मैं ईरान की सरकार गिराने या वहाँ जंग में शामिल होने से में कोई मेरी भूमिका नहीं है। जर्मनी के इस बयान के बाद समझा जा रहा है कि जापान ने भी इस तरह की बात कही है कि वो वहाँ पर जो बढ़ते तनाव को देख करके ईरान में बेचैनी महसूस कर रहा है। हो सकता है कि वो भी इसी तरीके से ईरान के साथ कोई सम आगे बढ़ने की बात करे। तो बहरहाल अमेरिका और इसराइल अब अपनी जंग को लेकर के ये नहीं समझ पा रहा है कि जंग का कैसे समापन करें या खात्मा जारी करें। जिस तरह की खबरें आ रही उसमें यही आ रहा है कि ईरान की तरफ से हमले इतने ज़बरदस्त हो रहे हैं कि पूरा मंजर खौफनाक हो उठा है। और उधर अमेरिका ने भारत से 30 दिन के भीतर रूस से तेल की खरीद का जो समय दिया है उसको लेकर के विपक्ष में बड़ी नाराजगी जताई जा रही है कि दूसरा मुल्क ये बात कैसे कह सकता है कि 30 दिन के भीतर आप रूस से जितना तेल लेना चाहिए ले लीजिए। तो इस पर सरकार की तरफ से जो खुद बयान आया है उसमें ये आया है कि ऐसा कुछ नहीं है। भारत सरकार हमेशा अपने ही कारोबार को लेकर के अपने फैसले लेती है, उसमें किसी और सरकार की या किसी देश के मुखिया की बात नहीं मानी जाती है। लेकिन ये बात कही जा रही है कि इस जिस तरीके से ट्रंप ने ये बात कही है भारत के लिए, तो उसमें अभी तक जितनी भी ट्रेड डील वगैरह हुई है उसमें जिस तरीके से मोदी जी का रोल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उसमें विपक्ष जो है उनके लगातार इस बात को घेर रहा है कि वो आखिर अमेरिका कौन होता है हमारे देश के भीतर इस तरह की पॉलिसी को तय करने वाला। तो बहरहाल दोनों तरफ से जवाब भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। अब एक महीने में तेल कितना खरीदेंगे, क्या होगा, इस पर अखबारों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रियाएं की। और उधर असम में सुखोई 30 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर 2 पायलटों की मौत हो गई है। इस बारे में अभी पता नहीं चल पाया है कि विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसके सही कारणों को पता कर लिया जाए। लेकिन ये बेहद अफसोसनाक वाकया है इस तरह से कि सुखोई विमान को बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही बेहतर माना जाता था, लेकिन उसके दुर्घटनाग्रस्त होने पर तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं। अब सरकार इसके बारे में क्या जवाब देगी ये भी देखने लायक होगा। लेकिन 2 पायलट इसमें जान से चले गए हैं और उनके बारे में बताया जा रहा है कि ये लोग एक्सपर्ट पायलट थे। तो उनको पायलट को एक्सपर्ट होने के बाद ये समझा जा रहा है कि उनकी तरफ से कोई ऐसी कमी या तकनीकी खराबी नहीं रही होगी। लेकिन इसमें इसके पीछे क्या दुर्घटना के पीछे कारण है ये अभी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाया है। और उधर नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ा हंगामा खड़ा हो
पार्टी का जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने अपने लीडर को, नीतीश कुमार को कहा है कि वो राज न छोड़ें। उनके राज छोड़ देने से हम लोग यतीम हो जाएंगे, अनाथ हो जाएंगे। कई कार्यकर्ताओं ने रो रो करके उनसे ये अपील की है, और ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार के जाने से न सिर्फ बिहार में उनकी कमी खलेगी, बल्कि अब ये हो जाएगा कि ये पार्टी भी आगे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, इसे भी लेके सवाल उठ खड़ा हुआ है। लेकिन कार्यकर्ताओं ने अपने नेता नीतीश कुमार से कहा है कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें। लेकिन सियासी हलकों में कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं एनडीए के दबाव में नीतीश कुमार ने फैसला लिया है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री भी उनसे लगातार संपर्क में हैं। अगर राज्यसभा हो जाते हैं तो हो सकता है कि कहीं न कहीं उनके उपराष्ट्रपति बनाने या उप प्रधानमंत्री बनने की भी बात हो। लेकिन अभी इससे इस लेकर के कुछ साफ नहीं कहा जा सकता, कोई अधिकृत कहीं से बात नहीं है। लेकिन खुद नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि चूंकि मैं अपने प्रदेश में भी दोनों सदनों का मेंबर रहा, तो मैं केंद्र में भी चाहता था कि लोकसभा के बाद राज्यसभा जाऊं। तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी होने जा रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं जा रहा हूं। उन्होंने किसी भी तरह की राजनीति से इनकार किया। लेकिन बहरहाल उनकी इस तरीके से इतना बड़ा कदम उठाने से, इतने लंबे समय तक वो बिहार में चीफ मिनिस्टर रहे और लोगों के प्रति उनका बड़ा रुझान रहा, बड़े अच्छे काम उन्होंने किए हैं, उनको लेकर के लोग वहाँ पर तारीफ़ें भी कर रहे हैं। लेकिन अचानक इस फैसले के बाद लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि कहीं ना कहीं ये फैसला उन्होंने दबाव किया है। हालांकि ये भी एक बात कही जा रही है कि कहीं ना कहीं उनके पुत्र को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए जाने की बात कही जा रही है। तो अपने बेटे के लिए भी हो सकता है कि उन्होंने ये कदम उठाया हो। बहरहाल अब सियासत है, उसके पे क्या कहा जा सकता है। क्या आने वाले दिनों में अब नीतीश कुमार का क्या फैसला होगा, और वो किस शक्ल में दिखाई देंगे, राज्यसभा में रहेंगे या वो प्रधानमंत्री बनेंगे या उपराष्ट्रपति बनेंगे। बहरहाल बिहार की राजनीति में एक बड़ा अध्याय इस तरीके से समाप्त हो जाएगा, जेडीयू के लिए बड़ा खतरा। उधर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा है कि दंगाग्रस्त राज्य को हमने जो है सेव स्टेट बना दिया। अब यहाँ पर दंगे नहीं होते। जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आई है, कहीं भी दंगा फसाद नहीं होता, और जो दंगाइयों को अ, राज्य छोड़ के भागना पड़ा है, जिस तरह से कानून ने सख्ती दिखाई है मेरी सरकार आने के बाद, तो अब यहाँ पर दंगाई दूर दूर तक नहीं दिखते। तो इस तरीके से उन्होंने जो दावा किया है, तो उसी के बरक्स समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी एक बात कही है एक प्रोग्राम में अपने, कि भारतीय जनता पार्टी डरा करके काम कर रही है, लोगों को इतना भयभीत कर दे रही है लोगों को कि लोग इस सरकार के उससे खौफ खाने लगे। उन्होंने संतों का आ, इशारा देते हुए, संतों के सम्मान की बात का इशारा देते हुए कहा कि अभी जो हाल में एक संत के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की है या की जा रही है, स्वामी अमृतेश्वरानंद जी के लेकर के उन्होंने मिसाल दी। कहा कि इस तरीके से उन्हें अपमानित करना, उन्हें डराना कहाँ तक उचित है। ये सरकार इसी तरह से काम करती है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी संतों और स्वामी अमृतेश्वरानंद का पूरा सम्मान करें और उनके हर तरह के सहयोग में आगे आए। तो अब इधर ये भय, भारतीय जनता को भय फैलाने वाली पार्टी बता रहे हैं, उधर पूर्व की सरकार को लेकर दंगाग्रस्त सरकार का दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री। तो अब बहरहाल दोनों के बीच टकराव है। जनता भी जानती है कि किसके राज्य में क्या कैसे चल रहा था और क्या चल रहा है। तो बहरहाल अब अगले साल इलेक्शन है, अब उसमें अखिलेश यादव की सरकार आएगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, ये देखने लायक हो। और उधर कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश में बच्चों को सोशल मीडिया पर अ, रहने की पाबंदी लगा दी गई है। इसमें कहा गया है आंध्रा में 13 साल की से कम की उम्र के बच्चों पर, और कर्नाटका में 16 साल से कम की उम्र लेकर के कहा गया है कि इनको सोशल मीडिया से दूर रखा जाए। और इस तरह की उन्होंने पाबंदी लगा दिया है, और सारे सोशल मीडिया मंचों से कह दिया गया है कि बच्चों के लिए किसी भी तरीके का कोई भी इसमें उनका अ, जुड़ाव ना होने पाए। इस तरीके से सख्ती से कानून को लागू कराया जाए। और इसके पहले जो है विदेश में आप ऑस्ट्रेलिया और जकार्ता
में भी ये कदम उठाया गया है, जहां 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से जुड़ने पर पाबंदी लगा दी गई है, और कहा है कि ये कानून सख्ती से लागू हो, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़रिए बच्चों में तमाम खराबियां पैदा हो रही हैं और तमाम वाक़यात सामने आए हैं जिसमें बच्चों की जान तक चली गई है। तो सरकार इस तरीके से अब भारत में भी अभी 2 राज्यों ने किया है, तो ये दोनों पहले राज्य होंगे जो इस तरह के कदम उठाने जा रहे हैं। और उधर एक और दिलचस्प खबर है, जिसमें कहा जा रहा है कि अमिताभ बच्चन ने, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महानायक अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में खरीदी अमिताभ बच्चन की ये ज़मीन, अमिताभ बच्चन की एबीसीएल की तरफ से खरीदी गई है के नाम से, और उनके कंपनी के मैनेजर के द्वारा ये ज़मीन खरीदी गई है। तो अमिताभ बच्चन ने इस बारे में पहले ही बताया कि यूपी के हैं, मैं यूपी से चुनाव भी वो लड़ चुके हैं, तो उन्होंने अब ज़मीन खरीद करके यूपी पे निवासी होने का अपने दावे को और मजबूत कर दिया है। तो दोस्तों, आज के तबसरे में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।